स्टूडेंट्स, मैं YGS सर आपको एलएन में हो रही टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और टेक्निक्स के द्वारा इसे सॉल्व करना सिखाऊंगा और आप मेरे वीडियोस से ये सब सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टेस्ट सीरीज का जो ले रहा हूं वो है 13 अप्रैल को होने वाली टेस्ट सीरीज का, जिसके हम फिजिक्स के क्वेश्चंस देखते हैं सॉल्व करके। ओके, तो स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का। इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज इज 4, देन द विजिबिलिटी I maximum minus I minimum divided by I maximum plus I minimum of fringes is ऑप्शन से 4, 4/5, 3/5 and 9। तो ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि इंटरफेरेंस से रिलेटेड है और इसमें I max minus I minimum अब डिवाइड बाय I max plus I minimum, इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी या फ्रिंज क्लैरिटी या कॉन्ट्रास्ट ऑफ फ्रिंज, ये तीनों एक ही नाम होते हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि इंटरफेरेंस में ब्राइट कितनी ब्राइटनेस के साथ और डार्क कितनी डार्कनेस के साथ बन रही है। और मैक्सिमम फ्रिंज विजिबिलिटी 100% होती है और मिनिमम 0 होती है। जब डिमिनिश हो जाती है कोई भी फ्रिंजेस दिखाई नहीं देती। तो ये फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला है। आपको रेशियो ऑफ इंटेंसिटी दिया है और फ्रिंज विजिबिलिटी निकालना है। तो इसको मैं एक आपको YGS टेक्निक बताऊंगा जिससे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर सकते हैं। मैं आपको मेथड नहीं बता रहा हूं, इसकी टेक्निक बता रहा हूं। तो टेक्निक के अनुसार सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन में रेशियो ऑफ इंटेंसिटी कितनी दी है और उसको मान लेना है n। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी I1/I2 दी है या कभी कभी वो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड दें। तो अगर रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड दें तो फिर आपको क्या करना है, A1/A2 का होल स्क्वायर करके n निकाल लेना है। तो आपको रेशियो ऑफ इंटेंसिटी अर्थात n निकाल लेना है और फिर डायरेक्ट आपको एक ट्रिक फॉर्मूला है जिसे आप कह सकते हैं YGS ट्रिक, और इस फॉर्मूले का यूज करके फ्रिंज विजिबिलिटी इजीली निकाल सकते हैं। वो फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला है ईटा इक्वल्स टू, ये फ्रिंज विजिबिलिटी का ही फॉर्मूला है लेकिन ट्रिक फॉर्मूला है आपको 2 में √n का मल्टीप्लाई करके फिर n+1 का डिवाइड कर देना है, 2√n/n+1। इससे आप फ्रिंज विजिबिलिटी इजीली निकाल सकते हैं। बहुत सारे कैलकुलेशन आपके बच जाएंगे। अगर ये परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा जाए तो परसेंटेज के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रिंज विजिबिलिटी 0 से 100% के बीच आंसर आएगी। उम्मीद है आप YGS ट्रिक समझ गए होंगे और इसका आंसर क्या आने वाला है देखिए। क्वेश्चन में क्लियर दिया है कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज 4, मतलब n की वैल्यू दी है 4 और आपको फ्रिंज विजिबिलिटी निकालने को कह रहे हैं। ये फॉर्मूला फ्रिंज विजिबिलिटी का है, कॉन्ट्रास्ट ऑफ फ्रिंज का है। तो आप लिखेंगे 2√4 डिवाइड बाय 4+1। यस, सो 4 का रूट हो गया 2, 4 डिवाइड बाय 5। यस, सो 4/5 वी कैन से दैट सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, 4/5। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक के द्वारा फ्रिंज विजिबिलिटी कभी भी इजीली निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, इफ ऑल डायोड्स आर रियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I। तो इस डायग्राम में आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया जाएगा। इसमें आपको डायोड्स लगाए जाएंगे, PN डायोड लगाए जाएंगे और उस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। देखने में ये सिंपल क्वेश्चन लगता है लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पॉइंट छुपा हुआ है जो जनरली हमें बताया नहीं जाता। तो सबसे पहले मैं आपको उस सर्किट के अंदर वो कॉन्सेप्ट पॉइंट बताऊंगा PN डायोड का और फिर आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जानते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये P और N डायोड है। तो आपको चेक करना है कि ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। तो हम ये मान लेते हैं कि ये PN डायोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। अब नोट करने वाली बात यह है कि ये दोनों PN डायोड एक जैसे मटेरियल से बने हुए नहीं हैं। ऊपर वाला PN डायोड सिलिकॉन से बना हुआ है जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.7 वोल्ट का होता है, वहीं दूसरा जर्मेनियम का बना हुआ है जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.3 वोल्ट का कम होता है। अब आपने ये बात नोटिस की है कि दोनों डायोड पैरेलल में तो हैं लेकिन एक सिलिकॉन एक जर्मेनियम का है। सिलिकॉन का ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वहीं जर्मेनियम का
कम वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इस केस में क्या होता है कि सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकता है, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए इस डायोड से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी फॉरवर्ड बायसिंग में। आपने चेक तो किया ना, ये फॉरवर्ड बायसिंग है, P हाई से N लो से, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है और ये भी फॉरवर्ड बायसिंग है। टेक्निकली दोनों से करंट फ्लो होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंट मटेरियल होने पर सिलिकॉन से करंट फ्लो नहीं होगी। तो फिर करंट कहां से फ्लो होगी? जर्मेनियम से होते हुए फ्लो होगी। आप सिलिकॉन के डायोड को सर्किट से हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर दूसरी कंडीशन देखें तो फिर से आप देखेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल एंड बनेगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल एंड बनेगा। ये P वाला हाई पोटेंशियल, N वाला लो पोटेंशियल है, ऑब्वियस है सिलिकॉन फॉरवर्ड बायस है। जर्मेनियम का N वाला हाई पोटेंशियल, P वाला लो पोटेंशियल पर है, तो ये रिवर्स बायस है। अब इस केस में आप देखेंगे कि जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर 3.3 वोल्ट और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट है, लेकिन इस केस में जर्मेनियम का पीएन डायोड रिवर्स बायस होने के कारण हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो अब जर्मेनियम में आपको करंट की वैल्यू 0 लेना है और सिलिकॉन इवन ज्यादा वोल्टेज होने के कारण बावजूद भी करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि यह रिवर्स बायस है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में है तब आप इस क्वेश्चन को अलग तरीके से देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सिलिकॉन जिसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम जिसका 0.3 वोल्ट है। ऑब्वियस है ये हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है और ये लो पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो दोनों फॉरवर्ड बायस हैं। अब जब दोनों फॉरवर्ड बायस हैं और तो इस केस में दोनों से करंट जाना चाहिए नहीं, 0.7 वोल्ट ज्यादा होने के कारण करंट यहां से नहीं जाएगी, करंट केवल और केवल इस रास्ते से जाएगी जर्मेनियम से होते हुए। फिर आप फॉर्मूला लगा के करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम वो करंट को भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो उस सर्किट को हमने एलिमिनेट करके ये सर्किट बना लिया है। आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन को हमने हटा दिया है ज्यादा पोटेंशियल बैरियर होने के कारण, और करंट जो है अब जर्मेनियम से होते हुए पास होगी और रेजिस्टेंस से जाएगी। नाउ न्यूमेरिकली व्हेन यू विल फाइंड द करंट, अब करंट निकालने का भी न्यूमेरिकली फॉर्मूला बहुत एक्यूरेट लगाना है। हमें क्या करना है, ये डायोड्स के नाम दिए गए, इसका मतलब हमें इनके ये जो भी पोटेंशियल बैरियर इनको कंसीडर करना है। तो हमें क्या करना है, बैटरी का ईएमएफ माइनस सबसे पहले सिलिकॉन आएगा, 0.7 वोल्ट का बैरियर आएगा, फिर जर्मेनियम का माइनस 0.3 वोल्ट का बैरियर आएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और टोटल रेजिस्टेंस का सर्किट में जितना भी है उसका डिवाइड कर देना है। ओके, अब ईएमएफ इज 10 माइनस ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3, 10 टू द पावर 3। तो आप देख सकते हो ऊपर 9 है और नीचे 3 है, तो इट विल बी 3 मिली एम्पियर। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है 3 मिली एम्पियर। स्टूडेंट, अब टेस्ट सीरीज के सेकंड क्वेश्चन है, वो भी सेमीकंडक्टर पीएन डायोड से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं एक सर्किट में दो डायोड जोड़े गए हैं। तो ये जो डायोड का जो सिंबल है इस टाइप का, ये जो सिंबल है ये वोल्टेज रेगुलेशन में यूज होता है और ये रिवर्स बायसिंग में पीएन डायोड का साइन होता है। तो यहाँ दो पीएन डायोड का यूज किया गया है जो कि वोल्टेज रेगुलेशन में रिवर्स बायसिंग में यूज होते हैं। इस सर्किट में अब आपको जो मेन कॉन्सेप्ट पॉइंट है, की पॉइंट है जिसके द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो ये है कि ये जो डायोड है जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में यूज होने वाला डायोड कहते हैं हम, ये रिवर्स बायस में ही एक्टिव होता है। अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे तो ये इजीली करंट को फ्लो करेगा, लेकिन अगर ये रिवर्स बायस में है तब ये एक्टिव होगा और इसका जो भी वोल्टेज है ये इस वोल्टेज को डिवाइस पर बनाए रखेगा। तो आप ये बताइए इन दोनों डायोड में से कौन सा डायोड फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है। तो ये चेक करने के लिए आप बैटरी का हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ले लें। ओके, तो ये वाला एंड हाई पोटेंशियल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और ये वाला लो पोटेंशियल का एंड होगा क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। अब ये फर्स्ट जो डायोड है इसमें N
हाई पोटेंशियल, P लो पोटेंशियल है, मतलब ये निश्चित रूप से रिवर्स बायस है। इसका मतलब है ये वाला डायोड एक्टिव है, ये एक्टिव डायोड है। रिवर्स बायस में जनरल डायोड एक्टिव डायोड होता है। अब ये वाला आप देखिए, N जो है लो पोटेंशियल से और P हाई पोटेंशियल है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है और इसमें से इजीली करंट फ्लो होगी। तो करंट फ्लो होने का मतलब है ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा और इजीली करंट को फ्लो करेगा। तो एक्टिव कौन सा है? ये वाला। अब हमें क्या करना है, इस डायोड को कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो इजीली करंट फ्लो कर रहा है और केवल ये वाला जो पोटेंशियल है 10 वोल्ट का, ये जनरल डायोड की तरह बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा सॉल्व करने का होगा वो ये होगा कि यहाँ का जो 10 वोल्ट है और बैटरी का जो 30 वोल्ट है, तो जो रेजिस्टेंस है इस पर कितना वोल्टेज रिमेन होगा। तो सीरीज में ये 30 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो 5 किलो ओम पर आप देख सकते हैं कि 30 माइनस 10 अर्थात 20 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा। करंट कितनी फ्लो होगी आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द करंट विल बी वोल्टेज ऑन 5 किलो ओम, हम निकाल रहे हैं करंट ऑन 5 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो हम इस पर करंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज देखेंगे 5 किलो ओम पर 30 माइनस 10 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 20 बाय 5 दैट इज 4 और माइनस 3 ऊपर जाएगा तो मिली एम्पियर। तो विच इज द राइट आंसर, 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम रीड करते हैं। In a young double slit experiment, the slits are placed at 0.32 millimeter apart. Light of wavelength 500 nanometer is incident on the slits. The total number of bright fringes that are observed in angular range minus 30 degree to plus 30 degree is 320, 641, 321 and 640. ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहे हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो एंगुलर विड्थ दी है, जो एंगुलर विड्थ दी है स्क्रीन पर, वो -30 और +30 के बीच दी है। तो ये कह रहे हैं कि इस गैप में स्क्रीन पर कितनी ब्राइट फ्रिंजेस आपको ऑब्जर्व होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक या फॉर्मूला बता रहा हूं। इसको ऐसे करना है आपको। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को डायग्राम से समझिए। ये वाला जो लाइन है, यहां पर आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। फिर यहां से जो इन्होंने एंगल की रेंज दी है, ये पहला एंगल इस तरफ अगर हम देखें θ1, तो ये +30 की रेंज है, 30 डिग्री। और यहां पर ये दूसरा देखें तो ये θ2 दूसरा एंगल दैट इज -30 डिग्री। तो इस एंगल की रेंज में स्क्रीन पर कितनी ब्राइट फ्रिंजेस फाइंड होगी। आप अच्छे से जानते हैं कि B0 के बाद नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज B1 होगी, फिर B2 होगी और हो सकता है यहां nth ब्राइट फ्रिंज मिले। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो n बीटा अर्थात n इंटू फ्रिंज विड्थ होगी। सिमिलरली यहां भी nth ब्राइट फ्रिंज मिलेगी तो ये भी n बीटा हो जाएगी। तो टोटल जो फ्रिंजेस आपको दिख रही हैं वो कितनी दिख रही हैं, दैट इज टोटल फ्रिंजेस। टोटल फ्रिंजेस विल बी, अपर पोर्शन में n है, लोअर पोर्शन में भी n है और अब आपको एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को भी कंसीडर करना है तो उसको भी ऐड करना है। तो टोटल जो फ्रिंजेस होंगी दैट विल बी 2n + 1। अब आप सोच रहे होंगे कि n कहां से निकालें। तो इस डायग्राम में n निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, d sin θ बाय लैम्डा। अगर आप n निकाल लेते हैं फिर आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, 2n + 1 से आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए इसमें वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो पहले तो हम n अपर पोर्शन की फ्रिंजेस निकालते हैं। व्हाट इज स्मॉल d? स्मॉल d इज 0.32 मिलीमीटर। ये स्मॉल d की वैल्यू रख दी। sin 30 रखना है आपको। sin 30 इज 1/2 और नीचे वेवलेंथ को 500 नैनोमीटर -9 रख देना है। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं ये 1000 हो जाएगा, -6 हो जाएगा और ऊपर गया +6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 320। n इज 320। अगर n की वैल्यू 320 है तो टोटल जो
टोटल जो फ्रिंजेस आएंगी वो आएंगी 320 अपर पोर्शन में, 320 लोअर पोर्शन में, साथ में एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 641। टोटल ब्राइट फ्रिंजेस 641 मिलेगी। किस रेंज में? 30 प्लस 30 और माइनस 30। लेकिन इसके लिए आपको ये ट्रिक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n इक्वल्स टू d sin थीटा बाई लैम्डा एंड टोटल फ्रिंजेस इज 2n प्लस 1। फिर आपको ये आंसर टिक लगा देना। क्वेश्चन में हम रीड करते हैं, पोलराइजेशन का क्वेश्चन है। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I naught is incident on the surface of block of glass at visible angle. In that case, which one of the following statement is true? Reflected light is completely polarized with intensity less than I naught by 2. Transmitted light is completely polarized with intensity less than I naught by 2. Transmitted light is partially polarized with intensity I naught by 2 and reflected light is partially polarized with intensity I naught by 2. पोलराइजेशन का क्वेश्चन है और इसमें एक स्पेशल ब्रेविस्टर लॉ का कॉन्सेप्ट लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एक्चुअली जब लाइट का पोलराइज्ड होता है तो अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी ग्लास या वाटर सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। एंड एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ पोलराइजेशन ये दोनों जो रेज है, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रेज, ये पोलराइज्ड हो जाती हैं। लेकिन पोलराइज्ड होने की कुछ कंडीशंस होती हैं। एक्चुअल में जो इंसिडेंट लाइट रे है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर से बनी होती है। तो अनपोलराइज्ड लाइट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पी कंपोनेंट और एक होता है एस कंपोनेंट। पी कंपोनेंट मींस वो वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल की प्लेन में होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर। पैरेलल, पी स्टैंड्स फॉर पैरेलल, पैरेलल होते हैं, पैरेलल प्लेन के होते हैं। और एस जो होता है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर के वो परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के। खैर उधर की थ्योरी पर ना जाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो दो वेक्टर्स होते हैं इनसे मिलकर अनपोलराइज्ड लाइट बनी होती है और इन दोनों का 50-50% पार्ट होता है अनपोलराइज्ड लाइट में। मतलब ये वाली टोटल इंटेंसिटी अगर इसकी I नॉट है तो ये वाली लाइट P कंपोनेंट वाली I नॉट बाई 2 50% और S कंपोनेंट भी I नॉट बाई 2 होगी। ठीक है ना। अब जब लाइट रे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन से गुजरती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें P कंपोनेंट का कोई भी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो P कंपोनेंट का 0% पार्ट है, लेकिन S कंपोनेंट का 15% पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हम कहेंगे 15% मींस 0.15 डिवाइड बाय I नॉट बाई 2। और ये अगर आप टोटल कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 0.075 I नॉट। और ये जो पार्ट है रिफ्लेक्शन वाला ये बहुत कम है I नॉट बाई 2 से, और I नॉट बाई 2 मींस 0.5 I नॉट। तो रिफ्लेक्टेड रे की जो इंटेंसिटी है वो 0.075 I नॉट होगी, विच इज वेरी लेस देन 0.5 I नॉट या I नॉट बाई 2 से कम होती है। वहीं ट्रांसमिटेड रे में सारा का सारा P कंपोनेंट रिफ्लेक्ट होगा, तो ये 50% मतलब ये वाला I नॉट बाई 2 तो आएगा ही आएगा P कंपोनेंट का। और S कंपोनेंट का रिमेनिंग पार्ट जो कि है, अगर ये हम कहें कि 15% है I नॉट बाई 2 का, तो बचा हुआ 85% होगा, मींस 0.85 I नॉट बाई 2। और जब हम इसको टोटल करते हैं तो ये मिलता है हमको 0.995 I नॉट, which is much greater than 0.5 I नॉट और I नॉट बाई 2। तो इस थ्योरी के बेसिस पर हम आंसर इजीली लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसने बोला है कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड विद इंटेंसिटी लेस देन I नॉट बाई 2। यस, रिफ्लेक्टेड लाइट इज 100% प्लेन पोलराइज्ड एंड द इंटेंसिटी इज लेस देन I नॉट बाई 2, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला ऑप्शन ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड विद इंटेंसिटी, तो ट्रांसमिटेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं होती, पार्शियली पोलराइज्ड होती है।
तो ये यहीं से गलत हो गया, कंप्लीटली पोलराइज्ड, ये गलत हो गया। ट्रांसमिटेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड, ये बिल्कुल सही है। विद इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू, विद इंटेंसिटी ये बात गलत है, ये इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू से ज्यादा होती है 0.995 आई नॉट, जो कि 0.5 आई नॉट से ज्यादा, तो ये भी गलत हो गया। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है और इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू से कम होती है।